नहीं है, याद किया करो। आज हमारा जो है चीनी उद्योग, इससे पहले अपन कौन कौन से उद्योग पढ़ चुके हैं? लोह इस्पात पढ़ चुके, एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ चुके, सीमेंट उद्योग पढ़ चुके और सूती वस्त्र उद्योग पढ़ चुके। आज हमारा जो चलेगा वो चलेगा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग एक कृषि से संबंधित उद्योग है, क्यों? कृषि के माध्यम से ही गन्ने का उत्पादन होता है और गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो ये कृषि कार्यों से संबंधित उद्योग है। भारत में चीनी शक्कर का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र भी किसी कृषि आधारित उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीनी उद्योग और दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर तो कौन है? सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरे स्थान पर आता है चीनी उद्योग। अब इसमें अपन बात कर रहे हैं कि 3000 ईसा पूर्व कुटीर उद्योगों, इसका प्रारंभ कब किया गया था? कुटीर उद्योग के रूप में, यानी छोटे स्तर पर इसका प्रारंभ किया गया था, कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता रहा। वैदिक साहित्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, या नाम जो बेटा याद कर लेना, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। मेगस्थनीज किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। तो इनके जो लेख है उन लेखों में भारत के लोगों द्वारा गन्ने से गुड़ और खांडसारी बनाने की कला का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। इन लोगों ने बताया किस प्रकार से गन्ने से वो गुड़ और खांडसारी बनाते थे। तो ये प्राचीन काल में भी इस चीज का, यानी भारतीय लोग इन चीजों में बहुत अग्रणी थे। किंतु बड़े उद्योग के रूप में इसका विकास जो है, यानी बड़े स्तर पर कुटीर उद्योग से जब हम वृहत उद्योग की बात करें तो बड़े उद्योग के रूप में इसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ से हुआ। और 20वीं सदी का प्रारंभ 1901 के बाद में। तो इस उद्योग का सूत्रपात हुआ बड़े स्तर पर। इसके पूर्व 1841-42 में एवं 1889 में भी इसके प्रयास किए गए थे, यानी बड़े स्तर पर इसको प्रारंभ करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वो असफल रहे। और पहला चीनी उद्योग सफल जो रहा वो 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मंडौर सारण जिले में प्रथम सफल चीनी मिल स्थापित की गई। इसको अंडरलाइन कर लेना। भारत में पहली सफलतम चीनी मिल की स्थापना 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मंडौर में स्थापित की गई थी। इसके पश्चात बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी कई चीनी मिलों की स्थापना की गई। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, अभी वर्तमान में अपन देखते हैं जो गन्ना उत्पादन में यूपी अग्रणी माना जाता है। तो गन्ने उत्पादन की दृष्टि से वहां पर ये उद्योग भी ज्यादा लगते हैं, चीनी उद्योग जो है। तो कई चीनी मिलों की स्थापना यूपी में की गई। 1932 तक लगभग 35 चीनी मिलों की स्थापना हो चुकी थी। प्रारंभ कब से माना जाता है? 1903 से। और 1932 यानी इस 29 वर्ष यानी 29 वर्षों में लगभग भारत में 35 चीनी मिलों की स्थापना की जा चुकी थी। 1951 में भारत में शक्कर के 138 कारखाने थे। ये कब की बात कर रहे हैं? 1932। और 1932 के बाद में अगर बात करें इन अगले 19 वर्षों में हमारे भारत में ये कारखाने जो थे चीनी के बढ़कर के कितने हो गए? 138 कारखाने थे, जिनकी उत्पादन क्षमता 15 लाख टन चीनी का उत्पादन करना था। देश में 31 अगस्त 2014 तक चीनी की 70 मिलें और स्थापित की। इनमें से 314, अब टोटल जो मिलें हैं उनमें से 334 निजी क्षेत्र में, 43 सार्वजनिक क्षेत्र में और 324 सहकारी क्षेत्र में, यानी 31 अगस्त 2014 तक 70 चीनी मिल स्थापित करने के बाद में 334 प्राइवेट सेक्टर में, 43 सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक अर्थ जानते अपन, निजी और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मिला करके, और 324 सहकारी क्षेत्र में यानी सरकारी मिलें स्थापित की गई थी। तो ये चीनी मिलों की स्थापना 2014 तक की डिटेल है। अब इसमें दिया हुआ है कि भारत में चीनी उत्पादन 1960-61 में कितना उत्पादन था? 30.20 लाख टन उत्पादन था। 1970 में 37 हो गया। 1991 की बात करें, 61, 71 और 91, 1991 120, फिर 2010 में 188, और लास्ट में अगर देखें 2013 में इसका उत्पादन कितना था? 243.25 लाख टन उत्पादन, यानी लगातार उत्पादन बढ़ता रहा है। तो चीनी मिलें स्थापित होगी ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या होगा? अब फायदा क्या होता है देश को?
देश के लोगों को एक तो रोजगार की प्राप्ति होती है, रोजगार की प्राप्ति के अलावा देश में इसका उत्पादन भी काफी मात्रा में बढ़ा है। तो इसी के अब इसका एक ये सवाल आपसे पूछता हूँ, उसमें आपको जिससे पूछे केवल वही जवाब देगा बेटा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। चीनी उद्योग का स्थानीयकरण, चीनी उद्योग का स्थानीयकरण कौन कौन है? देखिए इसमें, रुको एक बार। कुशी, अग्रवाल, आवाज सुनाई दे रही बेटा? कुशी, अग्रवाल। मैं पूछ रहा हूँ चीनी उद्योग का स्थानीयकरण किस स्थान पर ज्यादा हुआ है? आपको क्षेत्र का नाम नहीं बताना, वैसे ही बताना कि चीनी उद्योग कहाँ पर ज्यादा स्थापित किए गए या कहाँ पर ज्यादा स्थापित होने चाहिए। चीनी उद्योग की स्थापना कौन से क्षेत्र में ज्यादा होती है? उसका स्थानीयकरण कहाँ पे होगा? जल्दी से बेटा, जल्दी से, ऐसा नहीं टाइम लेके बैठे रहो। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो इस चैप्टर को तब तो आप बता दोगे, क्योंकि हम प्रत्येक चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ा सूती वस्त्र उत्पादन, तो सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण कहाँ होगा? जहां पर कपास का उत्पादन ज्यादा होगा। लोह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कहाँ होगा? जहां पर लोहे के लिए कच्चा माल जो है, लोह अयस्क, कोयला, ये चीजें जहां पर उत्पादित होती है। तो उसी प्रकार चीनी उद्योग का स्थानीयकरण भी वहां पर होगा जहां पर इसका कच्चा माल गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है। क्योंकि गन्ना जो है क्या होता है, भारी मात्रा में अपने को कच्चे माल के रूप में जब इसको ज्यादा मात्रा में लाते हैं, और जब इसका रस निकाल करके इससे चीनी बनाई जाती है तो कम मात्रा में बनती है। चीनी उद्योग एक वजनहास उद्योग होता है। वजनहास इसलिए कहा जाता है कि कच्चे माल के रूप में तो हम ज्यादा लाते हैं और तैयार माल हमें बहुत कम मिलता है। 100 किलोग्राम गन्ने से, अब देख ले कितना वजन हास होता है, कितना वजन की कमी होती है। 100 किलो अपने गन्ना का परचेज किया, उस गन्ने से 9 से 12 किलो चीनी की प्राप्ति होती है। 100 किलो परचेज करके लाए और चीनी कितनी तैयार हुई? 9 से 12 किलो चीनी। यानी इसको लेके आने के लिए तो अपने को परिवहन साधनों की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे बनी हुई चीनी को ले जाने के लिए एक आदमी भी ले जा सकता है। इतना वजन हास होता है इसमें। 100 किलोग्राम चीनी से 9 से 12 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति होती है। चीनी की उत्पादन लागत में 60% वे गन्ने पर होता है। चीनी का जो उत्पादन लागत है, उत्पादन का अर्थ हम जो चीनी तैयार करते हैं उसमें हमारे जो खर्चा आता है उसमें से 60% खर्चा तो इस गन्ने को परचेज करके लाने में, और 40% जो बाकी का होता है वो इसके मशीनरीकरण की वजह से। तो ये 60% व्यय तो किसके ऊपर हो जाता है? गन्ने के ऊपर। चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन क्या होता है? चीनी का परिवहन करना बहुत आसान है। हम अब एक चीज बताओ, 1 क्विंटल यानी एक बोरी चीनी का हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 क्विंटल चीनी के लिए जितने गन्ने की आवश्यकता होगी उतने गन्ने को क्या ऐसे लाया जा सकता है? तो उसके परिवहन में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन ज्यादा कठिन है। गन्ने की को कटाई के 24 घंटे के अंदर ही, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब गन्ना जो होता है उसको कटाई यानी जब हम खेत से उसको काटते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर ही पिराई हो जानी चाहिए। पिराई का मतलब उसका जूस निकाल, या जो गन्ने का जो रस होता है उसको निकाल लिया जाता है, और निकाल लेना चाहिए। क्यों निकाल लेना चाहिए? अगर उसको ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें रस की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि गन्ने को कटाई के 24 घंटे के अंदर ही उसकी पिराई हो जानी चाहिए। पिराई में देरी होने पर सुक्रोज की मात्रा यानी रस की मात्रा, जो सुक्रोज का रस की मात्रा घटती जाती है। अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में ही लगाने की एक मजबूरी होती है, क्योंकि उसको अगर परिवहन करके हम दूसरे स्थानों पर ले जाएंगे और उसका 24 घंटे से ज्यादा समय अगर निकलता है तो उसमें अपन जितनी मात्रा में, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि 100 किलोग्राम चीनी से 9 से 12, 100 किलोग्राम गन्ने से 9 से 12 किलो चीनी बनाई जाती है। यदि हम 24 घंटे से ज्यादा निकालते हैं तो फिर यहाँ पर 9 से 12 किलो भी नहीं मिलेगी, उससे कम ही मात्रा में मिलेगी अपने को। इसलिए चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्रों में ही किया जाता है। तो गन्ने जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है उसी के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं? चीनी उद्योगों की स्थापना की जाती है। ओके बेटा? खुशी अग्रवाल अब तो भूलेगी नहीं। स्थानीयकरण का अर्थ होता है उद्योगों की स्थापना करना। कौन से क्षेत्र में हम उद्योग स्थापित करेंगे? अब बात कर रहे हैं चीनी उद्योग का वितरण। भारत में 90% चीनी यानी 90% जो चीनी का उत्पादन होता है वो
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में तैयार की जाती है। कितने प्रतिशत? 90% चीनी तो इन कुछ राज्यों में बाकी के जो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। तो यहाँ से अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर चीनी का उत्पादन भी ज्यादा होता है। यह प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र और मिलों की संख्या में भी राज्य में प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्ष 2015-16 के अंतर्गत चीनी उत्पादन और मिलों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ गया, क्योंकि दूसरे राज्य ने, क्योंकि आज वर्तमान में गन्ने का उत्पादन और चीनी मिलें स्थापित करने में आज होड़ सी लगी हुई है, एक दूसरे में कंपटीशन वाला क्षेत्र है। तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रथम स्थान हेतु होड़ सी लगी रहती है। दो ऐसे राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कभी तो महाराष्ट्र आगे रहता है, कभी उत्तर प्रदेश। तो अधिकतर समय उत्तर प्रदेश था, लेकिन वर्तमान समय में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर आ गया, किसकी दृष्टि से? चीनी मिलों की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दो आब, समझता? गंगा यमुना दो आब ये क्या होता है? गंगा यमुना दो आब ये है क्या? किसको बोलते हैं दो आब? दो आब की परिभाषा क्या होती है? अच्छा, संगम होता है उसको दो आब बोलते हैं। क्यों? अभी पहली बार तो बता ही नहीं रहे, आपको पहले भी बता चुकी है चीज। इधर देखो, नाम है दो आब। दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के मध्य की भूमि। अब जैसे ये वाली गंगा है और ये यमुना है, ये दोनों यहाँ जाके मिलती है, इन दोनों नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? दो आब कहलाता है। तो इस दो आब वाले क्षेत्र में भी गन्ना उत्पादन ज्यादा किया जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दो आब तराई का क्षेत्र, तराई तो अपन जानते ही है, जो दलदली जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी ज्यादा रहता है, पानी भरा रहता है, तो तराई क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। अब ये तराई क्षेत्र कहाँ मिलता है? आप कई बार अपन आपको समझाया भी था, ये तराई क्षेत्र कौन सा होता है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। जैसे ये हिमालय पर्वत है और हिमालय से ये नदियां अपने, जैसे गंगा नदी का यहाँ से निकलती है, तो ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से होते हुए और यहाँ से इसके पास से यमुना नदी निकलती है और ये इलाहाबाद में जाकर, तो इस जगह से अपने साथ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है, ये धरातल है। तो यहाँ पर मोटे मोटे कंकरों का एक मैदान का निर्माण करती थी, जिसको क्या बोलते हैं? मोटे मोटे कंकर पत्थर से युक्त मैदानी जो क्षेत्र। अब इसको संपूर्ण गंगा मैदान जो है, या संपूर्ण उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमारा भौतिक प्रदेश है, इसके जस्ट नीचे दूसरा भौतिक प्रदेश आता है, गंगा का विशाल मैदान। गंगा का विशाल मैदान, इसको कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? 4 पार्टों में। नंबर 1 भाबर, भाकर, तराई, और 4 पे कौन सा होता है? जलोढ़। अब इस जलोढ़ वाली जो क्षेत्र है, ये 4 क्षेत्र है। भाबर, अभी भाकर वाला जो क्षेत्र है, ये कंकर पत्थर युक्त मैदानी क्षेत्र होता है, ये दलदली क्षेत्र होता है। और इस जो भाबर है, 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं ना, तो ये भाबर वाला जो पार्ट है, इसको 2 भागों में बांटते हैं, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। इसको अलग से नहीं बांटते। तो यहाँ पर भाबर जो है, इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को भाबर, यानी इसको, इसके 2 नाम और है, आपको याद हो तो, खादर और बांगर। तो इस भाबर प्रदेश को, अब इसमें खादर को तो कौन सा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, और ये बांगर कौन सा है? पुरानी जलोढ़ से निर्मित। तो ये दोनों क्षेत्र जो है किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। एक होता है भाकर, जो कंकर पत्थरों से युक्त मैदानी जो क्षेत्र होता है उसको अपन, तो ये सबसे पहले जो आएगी, तो मैदान में जैसे उतरेगी, तो यहाँ आप अपने साथ जो कंकर पत्थर बहाकर लाई, तो यहाँ पर जो मैदान निर्मित होगा उसको क्या बोलेंगे? भाकर। फिर इसके आगे
तो दलदली भाग का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि कंकड़ पत्थर युक्त जो मैदान होता है इसमें पानी क्या होता है, भूमिगत होता है, भूमिगत होकर नीचे चलता है, नीचे चलने के कारण जहाँ पर आगे कठोर चट्टान आती है तो वहां से ये वापस ऊपर धरातल पर प्रकट होता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, तराई प्रदेश, दलदली भूभाग का निर्माण हो जाता है, दलदली भूभाग। फिर उसके बाद में आता है ये वाला जो पार्ट है, खादर और बांगर। खादर और बांगर में अंतर क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी ऐसा प्रतिवर्ष जिसके ऊपर नई मिट्टी की परत बिछ जाती है तो उसको खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर बाढ़ का पानी या नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है तो वो क्षेत्र क्या होता है, शुष्क रह जाता है, उस पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है तो उसको बांगर नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस श्रृंखलाबद्ध रूप में ये मैदानी जो क्षेत्र इसको डिवाइड किया हुआ है। अब दोनों नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा गया है, दो आब, गंगा यमुना दो आब और तराई का क्षेत्र, दो क्षेत्र हो गए, यानी गंगा और यमुना के बीच वाली जो भूमि और तराई प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर से गाजियाबाद तक लगभग हर रेलवे स्टेशन के पास क्या मिल जाएगी, अब ये भी रेलवे स्टेशन के पास ही, क्यों, कि वहाँ पर परिवहन की सुविधा रहती है। तो जैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन करते हैं और परिवहन रेलवे के माध्यम से, रेल के माध्यम से इसका परिवहन करके इसको मार्केट तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाता है। तो ये तो था उत्तर प्रदेश में। दूसरा देखो महाराष्ट्र, वर्ष 2015-16 में देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इस वर्ष 105.1 लाख टन चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में किया गया, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 41.87%, यानी केवल अकेला महाराष्ट्र संपूर्ण भारत की चीनी का 41.87% भाग उत्पादित करता है। राज्य का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन किया जाता है, वो है अहमदनगर, जहाँ 11 चीनी मिलें स्थापित है। और वर्तमान में महाराष्ट्र में 134 चीनी मिले हैं, जो देश में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा चीनी मिले कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जो सबसे ज्यादा है सभी। तो इस कारण से आज वर्तमान में प्रथम स्थान और दूसरे स्थान पर कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, चीनी का उत्पादन पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले, कृष्णा, विशाखापट्टनम, निजामाबाद स्थानों पर, तो यहाँ पर भी चीनी मिलें स्थापित की गई है। और इन चीनी मिलों की स्थापित की तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पर मैदानी क्षेत्र होने के कारण, तटीय मैदानी क्षेत्रों में भी गन्ने का उत्पादन होने के कारण और परिवहन जैसी सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर भी चीनी मिलें स्थापित हुई है। चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगला है कर्नाटक, यहाँ चीनी की 11 मिलें, जिनमें 3 सहकारी मिलें, बेलगांव में 3, रायपुर में 2 मिलें स्थापित की गई। टोटल 11 मिलें कर्नाटक में स्थापित की गई है चीनी उत्पादन की। बिहार, उत्तरी बिहार मुख्य चीनी उत्पादक है। बिहार का भी कौन सा भाग, उत्तरी भाग, जहाँ चंपारण, सारण, दरभंगा, पटना मुख्य उत्पादक चीनी उत्पादक जिले हैं, जहाँ पर चीनी का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, सभी जिले कोयम्बटूर, उत्तरी दक्षिणी अर्काट, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, यहाँ के गन्ने में, अब यहाँ का गन्ने में और उत्तरी भारत के गन्ने में क्या अंतर है कि यहाँ के गन्ने में समुद्री हवाओं के कारण मिठास ज्यादा होती है, जबकि उत्तर भारत का जो गन्ना होता है उसमें मिठास कम होती है। तो यहाँ पर जो बनी हुई चीनी और गुड़ होगा वो ज्यादा मीठा होगा, और उत्तर भारत में बना हुआ है वो कम मीठा रहता है। राजस्थान में कहाँ पे किया जाता है, केशोरायपाटन, बूंदी और श्री गंगानगर, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। और यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों पर, केशोरायपाटन और गंगानगर, दोनों क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चीनी मिलें स्थापित की गई है। ये अपने राजस्थान का तो दोनों याद कर लेना, केशोरायपाटन में और गंगानगर में। पंजाब, नवांशहर, धूरी, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण चीनी मिलें स्थापित है। हरियाणा में यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पलवल आदि स्थानों पर चीनी मिलें स्थापित की गई है। गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर चीनी के महत्वपूर्ण केंद्र है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बेलडोग, मुर्शिदाबाद, पलाली नदियाँ, बशीरहट, 24 परगना, ये जिला है पश्चिम बंगाल का, 24 परगना, हावड़ा में चीनी मिलें लगाई गई है। पिछले कुछ दशकों में चीनी उद्योग का दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण हो गया है। इसको, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि पिछले कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में जो चीनी उद्योग था वो उत्तर भारत से धीरे धीरे सिमट करके कहाँ पहुंच गया, दक्षिणी भारत की ओर पहुंच गया है। क्योंकि दक्षिणी भारत में इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण जो जो उद्योग है, गन्ना उत्पादन जो है वो दक्षिणी भारत में ज्यादा होने लगा, और ये चीनी उद्योग भी धीरे धीरे दक्षिणी भारत की ओर सिमटता जा रहा है। इसके लिए समस्या क्या है और
क्या सुझाव होंगे? चीनी उद्योग की उन्नति की, यानी चीनी उद्योग के क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? चीनी उद्योग की अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हमारा यहाँ पर उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्पादन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें क्या सुधार होने चाहिए? उचित निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, उन क्षेत्रों का उचित निरीक्षण करवाया जाए। वहाँ की भूमि जो है, उस भूमि की जांच करवाई जाए, भौगोलिक स्थितियों को जांच करके उसमें जो कमी हो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। पुराने के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था हो। जो पुरानी मशीनें जो है आज हम प्रयोग में ले रहे हैं, उसके स्थान पर नई, आज टेक्नोलॉजी ने काफी परिवर्तन हो गया है, तो टेक्नोलॉजी के अनुसार हमारी जो पुरानी मशीनें उनके स्थान पर नई मशीनों का प्रयोग किया जाए। मील गन्ना उत्पादक क्षेत्र में जो मिलें हैं वो दूर स्थापित होती है, तो वहां पर किसानों को गन्ने को वहां बेचने के लिए जाना पड़ता है। तो इसकी अपेक्षा उन मिलों को गन्ना क्षेत्र के उत्पादन जो क्षेत्र है उसके आसपास ही स्थापित कर दिया जाए। मिलों को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित हो अनिवार्य किया जाए, यानी दूर नहीं होकर किसानों के पास वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है उन्हीं क्षेत्रों में उसकी मिलों की स्थापना की जाए। गन्ने की फसल पर अनुसंधान कार्य पर विशेष बल दिया जाए, यानी ऐसे अनुसंधान का मतलब क्या होता है? ऐसे गन्ने का उत्पादन किया जाए जिसमें रस की मात्रा और मिठास की मात्रा दोनों ही ज्यादा हो। तो इसके ऊपर भी अनुसंधान होना चाहिए, तभी जाकर कि कौन सा गन्ने का कौन सा बीज बोया जाए। गन्ने की मात्रा के साथ साथ गुण रस को भी देखकर कीमत में समावेश किया जाए। कई बार गन्ने का केवल गन्ने गन्ने को देखने के आधार पर ही उसका भाव तय हो जाता है, तो उसके भाव उसके आधार किसके आधार पर? उसके गुण के साथ साथ उसके रस को देखकर भी उसकी कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, ज्यादा और कम। कुछ गन्ना दिखने में क्या होता है, हल्का सा होता है, लेकिन उसमें रस की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसके रस के आधार पर उसकी कीमत तय की जानी चाहिए। श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि वे वर्ष भर कैश कर सके। अब जो श्रमिक है, ये क्या होता है, जब तक गन्ना उत्पादन होता है 4 महीने में, उसके बाद में फ्री, ये क्या होता है 6 महीने के लिए बेरोजगार और 6 महीने इनको रोजगार मिलता है। तो इनके लिए साल भर ऐसी व्यवस्था की जाए कि पूरे वर्ष भर इनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। गौण उपजों का भी पूर्ण उपयोग किया जाए। गौण उपज यानी जो ज्यादा क्षेत्र है, ज्यादा जहाँ पे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, या ऐसी फसल जिसमें ज्यादा फायदा हो, तो ऐसी उपजों इनके अलावा और भी उत्पादन किया जा सकता है। कर व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो टैक्स व्यवस्था है उसमें और ज्यादा सुधार किया जाए, और गन्ने का भुगतान किसान को बेचान करते समय ही हो जाए। जब किसान, ये देखो इसमें चित्र में दिखाया हुआ है कि किसान क्या है, इनमें बैलगाड़ियों में भर भर के गन्ने को बेचने के लिए जाते हैं, और इनको तुरंत इनके पैसे नहीं मिल करके कई बार सालों बाद में, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद में इनको पैसे मिलते हैं। तो इसका गन्ने का भुगतान है बेचने के तुरंत बाद ही हो जाना चाहिए। तो ये सुधार अगर किए जाए तो हमारे गन्ना उत्पादन क्षेत्र जो है या चीनी उत्पादक जो इकाइयां है उनमें और ज्यादा वृद्धि की जा सकती है। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बेटा तो बता दो। नेक्स्ट देखिए। अब आता है हमारा इंजीनियरिंग उद्योग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंजीनियरिंग उद्योग, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण इस क्षेत्र में किया जाता है। तो इंजीनियरिंग उद्योग किसी भी देश के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में आज जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी प्रगति के पीछे का रहस्य वहाँ की इंजीनियर उद्योग का ही विकास है। कि ये इंजीनियरिंग क्या करते हैं, नई नई मशीनों का, नए नए उपकरणों का प्रयोग करते हैं, नए नए उपकरण बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बिना विद्वान ये भी कहते हैं कि विद्वानों का कहना है कि बिना इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के मशीनों का एक पहिया भी नहीं चल सकता। आज हमारी जितनी भी मशीनें चल रही है वो किसकी देन है? इन्हीं इंजीनियरों की देन है। इन्हीं की वजह से हमारी मशीनों का विकास हुआ है। इस उद्योग के अंतर्गत अनेक प्रकार की मिश्रित धातुओं, पूंजीगत माल, विविध मशीनरी, मशीनी औजार आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। सभी प्रकार की मशीनों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इस उद्योग में अधिक पूंजी, अब ये उद्योग ज्यादा क्यों नहीं पनपता? क्योंकि इसके लिए अधिक पूंजी, परिवहन की सुविधा और सस्ती विद्युत शक्ति, सस्ता श्रम, तकनीकी ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक। ये चीजें उपलब्ध होगी तभी जाकर ये विकास कर पाएगा। तो ये तो था इंजीनियरिंग उद्योग जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया जाता है। अब इसमें भी ये हल्के वाले और इसमें भारी इंजीनियरिंग उद्योग कौन से होते हैं? देश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना हैवी इंजीनियरिंग, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की महत्वपूर्ण जो कंपनी है
हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1957 में HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, रांची, झारखंड। कहाँ पे? रांची। हाँ, तो रांची में स्थापित की गई थी। और ये किसकी सहायता से? रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1957 में। किस नाम से? HEC। और HEC की फुल फॉर्म क्या होती है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, नोट कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लो। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका उत्पादन 0.3 करोड़ रुपए था। इस जो कंपनी है, इस कंपनी का प्रथम पंचवर्षीय योजना जब स्थापित की गई थी, उस दौरान 0.3 करोड़ रुपए इसका उत्पादन था, जो वर्ष 2008-9 में बढ़कर कितना हो गया? 0.3 से बढ़कर 5,164 करोड़ रुपए हो गया। दिख रहा है ये परिवर्तन? तो ये आज वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी का विकास हो, उस टेक्नोलॉजी के विकास के कारण इसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिला। आधारभूत ढांचा, निर्माण उद्योग और एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके अंतर्गत इस्पात संयंत्रों के ढांचे, रेल के पुल, हाइड्रोलिक गेट आदि का निर्माण इन क्षेत्रों में किया जाता है, आधारभूत उद्योगों में। इसके अंतर्गत 250 कारखाने, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 6 लाख टन। और 1965 में नैनो इलाहाबाद, 1747 तुंगभद्रा कर्नाटक, और भारत हैवी प्लेट, अभी जो अपन बात कर रहे थे रांची वाली, भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम में इसकी एक ब्रांच स्थापित की गई। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, पवई, ये मुंबई, नरोड़ा, अहमदाबाद में स्थित ड्रिल बनाए गए, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की गई इनके स्थान पर। भारत में कागज, सीमेंट, रसायन, चाय, सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, कोयला खनन आदि प्रमुख उद्योगों के लिए अनेक प्रकार की मशीनरी बनाई जाती है। भारत औद्योगिक मशीनरी निर्माण में आत्मनिर्भर है। कुछ अफ्रीकी, एशियाई और देशों को ये क्या करता है? कुछ अफ्रीका और एशियाई जो देश है, उन देशों को यहाँ से निर्यात भी किया जाता है बाहरी मशीनरी का। तो ये तो अपने आधारभूत उद्योग हो गए। बेटा नाइन्थ आगे वाला टाइम हो गया। ठीक है, आज इतना ही बहुत है। आगे वाला पढ़ के आना आप ध्यान से। अपने चीनी उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, भारी इंजीनियरिंग उद्योग और आधारभूत उद्योग जो है, इनको कंप्लीट करना। और कल हम स्टार्ट करेंगे वस्त्र बनाने की मशीनों का उद्योग, यानी मशीनी उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। कल अपना चैप्टर भी लगभग ऑलमोस्ट अभी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं कल हो जाएगा तो। कल तो अभी आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए तैयारी करके आना, जहां तक हो गया वहां तक के लिए। और सबकी कॉपी है ना, उसमें कॉपी में नोट करके रखना है इसको। जहां तक हो गया वहां तक के क्वेश्चन आंसर आएंगे। कल टेस्ट होगा इसी चैप्टर का, जहां तक पढ़ा दिया वहां तक का। आपके पास पेपर मिल जाए, इस पेपर को हल करना है पूरे को। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, जल्दी से लेफ्ट हो जाओ ग्रुप को। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ बेटा जी। बस